हिंदी। जैसे ही वांग टेंग ने सीढ़ियों पर कदम रखा, बैंगनी रंग के निशान चमक उठे। ये चकाचौंध करने वाला था। आकाश से अदृश्य दबाव उसके सिर और कंधों पर पड़ रहा था, ताकि उसे नीचे धकेला जा सके। नीचे खड़े दर्शकों को भी यह महसूस हुआ। उनके चेहरे के भाव बदल गए। कुछ कमजोर लोग तो लगभग जमीन पर घुटने टेकने लगे। ये डरावना है। रून्स के सक्रिय होने के बाद सफेद जेड सीढ़ियों द्वारा छोड़ा गया दबाव पहले से काफी अलग है। जब रईस उस पर चढ़े तो हमें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हालांकि अब हम भयानक दबाव महसूस कर सकते हैं। वांग टेंग को सीढ़ियों पर कदम रखते ही इतना दबाव झेलना पड़ता है। उसकी प्रतिभा जरूर बहुत ऊंची होगी। वांग टेंग को इस चर्चा से कोई मतलब नहीं था। उसने अपना ध्यान सीढ़ियां चढ़ने पर लगाया। माहौल अचानक से कुछ खास और खतरनाक हो गया। कई तरह की आध्यात्मिक गड़बड़ियां थीं जो इच्छाशक्ति को प्रभावित कर रही थीं। वांग टेंग आश्चर्यचकित हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब ग्रेट कियान नोबल फैमिली कंसल्टेशन चैम्बर ने संदेश भेजा तो उन्होंने उसे याद दिलाया कि सफेद जेड की सीढ़ियां चढ़ना बेहद मुश्किल था। उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति की प्रतिभा और मानसिकता की परीक्षा थी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना चुनौतीपूर्ण होगा। सीढ़ियों में कुछ हजार सीढ़ियां थीं। ये रास्ता महल के ठीक नीचे तक जाता था। सफेद जेड की सीढ़ियों पर बैंगनी रंग के रून चमक रहे थे। हर कदम पर वह चढ़ता, बैंगनी रंग के रून दोगुने हो जाते और उस पर दबाव भी उसी अनुपात में बढ़ता जाता। कोई कल्पना कर सकता है कि यह कितना कठिन था। इस समय नीचे खड़े लोगों ने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया, जबकि महल में बैठे लोगों ने नीचे देखा। हर कोई सीढ़ियां चढ़ रहे व्यक्ति पर बारीकी से ध्यान दे रहा था। कुछ ही सेकंड में वांग टेंग ने कुछ 100 कदम तय कर लिए थे। उस पर दबाव पहले से 10 गुना ज्यादा था और आध्यात्मिक अशांति और भी बढ़ गई थी। कमजोर मानसिकता वाला कोई भी व्यक्ति इस बिंदु पर टूट जाता। हालांकि वांग टेंग स्थिर गति से आगे बढ़ता रहा, जैसे कि वह टहल रहा हो। उसने आराम नहीं किया। उसका चेहरा शांत था। उसने बिल्कुल भी मुंह नहीं सिकोड़ा। आध्यात्मिक अशांति का उस पर कोई असर नहीं हुआ। ये सच था। उसके मन में तरह तरह की बड़बड़ाहट और बड़बड़ाहट थी। हालांकि उसकी चेतना में आध्यात्मिक नक्षत्र चमक रहे थे और उसके मन को प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा से भर रहे थे। अजीबोगरीब आवाजें बिना किसी निशान के गायब हो गईं। वांग टेंग की हालत देखकर सीढ़ियों के ऊपर बैठे शक्तिशाली रईसों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने उसकी ओर देखा और चर्चा शुरू कर दी। ये दिलचस्प है। ड्यूक सीटू अपनी सीट पर सीधा बैठ गया और दिलचस्पी से अपने आप से बोला। उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया और न ही उसके कार्यों पर कोई असर पड़ा। उसकी चेतना शक्तिशाली है। वांग परिवार के अर्ल ने कहा, नोबल फैमिली कंसल्टेशन चैम्बर में मेरे परिवार के प्रतिनिधि ने मुझे कुछ दिन पहले इस युवक के बारे में बताया था। पहले तो मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वह सच बोल रहा था। यहाँ आना सार्थक था। हम अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। पाकस परिवार के वाल्टेरू ने उपहास किया। वह केवल कुछ 100 सीढ़ियां ही चढ़ पाया है। ये तो बस शुरुआत है। वल्टेरू सिर्फ स्वर्ग के स्तर पर था, लेकिन वह पाकस का था। यहाँ तक कि ड्यूक भी उससे डरते थे। इसलिए जब वह बोलता था तो सभी के चेहरे पर अजीब भाव आ जाते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन्होंने सुना था कि वांग टेंग और पाक के बीच रिश्ते खराब थे। ये सच लग रहा था। रईसों ने वांग टेंग के साथ सहानुभूति रखनी शुरू कर दी। पाक परिवार को नाराज करने के बाद उसे शायद मुश्किल समय का सामना करना पड़ेगा, भले ही उसे बैरन की उपाधि विरासत में मिली हो। वह बिना कुछ जाने मर सकता है। बैरन नांगोग इसका एक उदाहरण है। हम शक्तिशाली पाक परिवार एक छोटे लड़के को क्यों निशाना बना रहा है? क्या तुम्हें ये शर्मनाक नहीं लगता? कैवेंडिश परिवार का एक अधेड़ व्यक्ति बातचीत में शामिल हो गया। यह एक चांदी के बालों वाला आदमी था जो असाधारण रूप से सुंदर था। अगर वांग टेंग यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से उसे पहचान लेता। वह डीक्यू जैसा दिखता था। सभी लोग हैरान थे कि कैवेंडिश परिवार ने वांग टेंग के पक्ष में आवाज उठाए। उनकी निगाहें झिलमिला उठीं। वे मुड़े और जमीन की ओर देखने लगे, एक अच्छा शो देखने के इंतजार में। जब भी वे इकट्ठे होते, ये दोनों महानुभाव एक दूसरे से बहस करते। यह एक तरह का दिखावा था। बोला, तुम मेरे मामलों में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो? वाल्टेरू ने उसकी ओर देखा और भौहें सिकोड़ लीं। बोला ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, मुझे ये पसंद नहीं कि आप अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों पर कैसे ध्वंस जमाते हैं। मौन। हर कोई अवाक रह गया। कैवेंडिश परिवार भी एक प्रभावशाली व्यक्ति था।
वे दूसरों को धमकाने के लिए पाकर परिवार की तरह ही प्रसिद्ध थे। जब सभी को लगा कि वाल्टेरू बहस जारी रखेंगे तो उन्होंने अपना बयान बंद कर दिया और चुप हो गए। बोर्ला मुस्कुराए। उन्होंने दूसरे पक्ष को भड़काना बंद कर दिया। बाकी 6 ग्रैंड ड्यूक्स ने उन्हें अजीब नजरों से देखा। किसी कारण से उन्हें लगा कि इन दोनों परिवारों की प्रतिक्रियाएं अजीब थीं। वांग टेन को नहीं पता था कि उसके प्रदर्शन ने रईसों की दिलचस्पी जगा दी है। वह बिना किसी अधीरता के धीरे धीरे और शांति से आगे बढ़ा। वह और अधिक सीढ़ियां चढ़ता गया। सफेद ज़ैद की सीढ़ियों पर रन बढ़ते गए और दबाव भी बढ़ता गया। नीचे के लोग पीछे हटने लगे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ उनके कंधों पर दबा हुआ है। ये पहाड़ बहुत भारी था। यह उन्हें कुचलने ही वाला था। वे सफेद ज़ैद सीढ़ियों के जितना करीब थे, दबाव उतना ही ज्यादा था। केवल कुछ शक्तिशाली मार्शल योद्धा ही तनाव को झेलने में कामयाब रहे। उनमें से ज्यादातर कुछ 100 मीटर दूर चले गए थे। एटेट नोबलबन एटेट सफेद ज़ैद सीढ़ियों के 30 मीटर के दायरे में केवल कुछ ही लोग बिखरे हुए थे। वे सभी स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धा थे। आगे 60 मीटर की परिधि में लगभग दर्जनों की संख्या में ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा थे। उनमें से कुछ कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वांग टेन कैसे लटके हुए थे। वह सिर्फ एक गृह स्तरीय मार्शल योद्धा था, फिर भी वह भारी दबाव को झेल सकता था और ऐसा लग रहा था कि वह ये सब आसानी से कर रहा था। वह अभी भी सीढ़ियों पर कदम दर कदम चढ़ रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे अपनी आत्मा में अशांति महसूस कर रहे थे। अगर वे पीछे नहीं हटते तो उनकी आत्मा बड़बड़ाहट से प्रभावित होकर अराजकता में डूब जाती। यह अधिकांश मार्शल योद्धाओं के लिए बिल्कुल घातक था। अगर किसी की आत्मा टूट गई तो चाहे मार्शल योद्धा का शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह सिर्फ एक खोखला खोल बनकर रह जाएगा। इनमें से ज्यादातर योद्धाओं की आत्माएं साधारण थीं। वे सीढ़ियों से आने वाली आध्यात्मिक अशांति का सामना नहीं कर पाते थे। ऐसे में वांग टेन करीब 10 मिनट बाद ज़ैद सीढ़ियों के बीच में पहुंच गया। अधिक से अधिक रून जल उठे। यदि आप उनकी गिनती करें तो आपको पता चलेगा कि सफेद ज़ैद सीढ़ियों की सतह पर लगभग 900 रून अंकित थे। यह एक चकाचौंध करने वाला दृश्य था। महल के सामने खड़े कई रईस आश्चर्यचकित हो गए और उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। 900 रन, और वह अभी सिर्फ आधा ही कर पाया है। ये वांग टेन सरल नहीं है, वास्तव में सरल नहीं है। ड्यूक सीटू ने अपनी आवाज में हैरानी के भाव के साथ फिर से कहा। मुझे याद है कि कैवेंडिश परिवार का रिकॉर्ड 2380 रन का है। मुझे नहीं पता कि वांग टेन किस नंबर तक पहुंचेगा, बोर्ला ने अपने चेहरे पर अजीब सा भाव लाते हुए कहा। शुरू में उसे डीक्यू ने वांग टेन की थोड़ी देखभाल करने का काम सौंपा था। उसे लगा कि डीक्यू में बहुत अंतर्दृष्टि है। वांग टेन की प्रतिभा कैवेंडिश परिवार के निवेश के योग्य थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। पाकर्स परिवार का रिकॉर्ड 2503 रन का है। मैं देखूंगा कि क्या वह इसे तोड़ सकता है, वाल्टेरू ने उदास भाव से कहा। हे, तुम पाकर्स के पास एक मजबूत शरीर के अलावा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक छोटा सा फायदा है, बोर्ला ने ठहाका लगाया। वैधता विजेता की होती है। कैवेंडिश परिवार हमसे कमतर है। वाल्टेरू पीछे नहीं हटे। महान कियान साम्राज्य का रिकॉर्ड लगभग 2800 साल पुराना है। इसे एक राजकुमार ने छोड़ा था, एक और ग्रैंड ड्यूक ने कहा। ये जियांग परिवार था जो 8 ड्यूकों में 5वें स्थान पर था और जिसका बहुत प्रभाव था। ये सही है। ये रिकॉर्ड उस अद्भुत और प्रतिभाशाली राजकुमार ने बनाया था। इतने सालों बाद भी कोई इसे तोड़ नहीं पाया है। यहाँ तक कि वॉर्ड डेमन हॉल के वंशज भी जो हमसे मिलने आए थे, वे केवल 2750 रन तक ही पहुंच पाए थे, जी परिवार के एक सदस्य ने भी कहा। उस राजकुमार की प्रतिभा वाकई अद्भुत थी। वह पहले से ही ब्रह्मांड की युवा पीढ़ी के शिखर पर है। केवल महान शक्तियों के उत्तराधिकारी ही उसकी बराबरी कर सकते हैं। ये वांग टेन कुछ भी नहीं है, वाल्टेरू ने कहा। हा, ये सच है। राजकुमार की तुलना कोई नहीं कर सकता, जियांग परिवार के एक सदस्य ने कहा। 8 ड्यूकों द्वारा संरक्षित एक व्यक्ति बैंगनी और सुनहरे रंग की पोशाक पहने हुए था जो बीच में बैठा था। उसकी आभा संयमित थी और उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं था। वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह लग रहा था, हालांकि उसकी उपस्थिति बहुत अधिक थी। यह महान था फिर भी भयानक था। एटेट नोबलबन एट। ये व्यक्ति साम्राज्य के शाही परिवार का सदस्य था। उसका दर्जा सम्मानीय था और उसकी ताकत अथाह थी। शुरू से लेकर आखिर तक उसने अपनी आंखें बंद रखीं, मानो वह बाहरी दुनिया की हर बात से बेपरवाह हो।
भीड़ की चर्चाएं उसके कानों में पड़ रही थीं, लेकिन वह हिला नहीं। वह आराम करता रहा। वह क्यों रुक रहा है? किसी ने अचानक आश्चर्य से पूछा। ऐसा हुआ कि वांग टेंग अचानक रुक गया और आधी यात्रा पूरी करने के बाद भी स्थिर खड़ा रहा। वह शायद इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, वाल्टेरू ने व्यंग्य किया। लगता है अब उसकी सीमा आ गई है। उसे रुककर आराम करना होगा। जियान परिवार के सदस्य ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। वे बस यही सोच रहे थे कि वांग टेंग में क्षमता है। उन्हें नहीं पता था कि वह ऐसे ही असफल हो जाएगा। ऐसा लग रहा था कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं लगता कि वह अपनी सीमा तक पहुंच गया है। बोरला को संदेह था। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या वाकई विशेषता बुलबुले हैं? वांग टेंग ने बड़ी उत्सुकता से अपने सामने सीढ़ियों की ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी। वह रुक गया। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह अपनी सीमा तक पहुंच गया था। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि विशेषता बुलबुले उसके रास्ते को अवरुद्ध कर रहे थे। वह बिना किसी चुनौती को महसूस किए खुशी से चल रहा था और अचानक सीढ़ियों पर बुलबुले प्रकट हो गए। यह अद्भुत था। वांग टेंग ने कभी भी इस तरह से विशेषता बुलबुले बनते नहीं देखे थे। चलो देखते हैं कि हमारे पास क्या है। वांग टेंग उत्सुकता से भर गया और उसने अपने सामने 3 विशेषता बुलबुले एकत्र किए। गॉडस्लेयर तलवार शास्त्र 10। गॉडस्लेयर तलवार शास्त्र 10। गॉडस्लेयर तलवार शास्त्र 10। यह अगले ही पल उसके दिल में आश्चर्य की लहरें उठ गईं। तीनों गुण बुलबुले ठंडी हवा के एक निशान की तरह उसके दिमाग में विलीन हो गए और एक अत्यंत शक्तिशाली युद्ध तकनीक में बदल गए। इसे युद्ध तकनीक कहना पूरी तरह से सही नहीं था, लेकिन ये कोई धर्मग्रंथ भी नहीं था। यह एक ईश्वरीय ग्रंथ था जिसमें युद्ध तकनीक और शास्त्र शामिल थे। वांग टेंग के चौंकने का कारण ये था कि देव ग्रंथ अंतरिक्ष तत्व का था। एक अंतरिक्ष तत्व भगवान शास्त्र। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि मानो कोई खजाना उसकी गोद में गिर गया हो। ये बहुत अप्रत्याशित था, बहुत आनंददायक। भगवान का ग्रंथ प्रकाश और छाया की किरणों में बदल गया, जैसे वे वांग टेंग के दिमाग में नाच रहे हों। प्रकाश और छाया अंततः एक में विलीन हो गए और एक मानव आकृति में बदल गए। अपनी उंगली की नोक से अंतरिक्ष की शक्ति उसके चारों ओर संघनित हो गई। अनगिनत तलवार की चमक उसके पीछे उठी और आकाश में फैल गई, जिससे अंतरिक्ष शून्य में बदल गया। तलवार की चमक चारों ओर फैल गई मानो वे नक्षत्रों का विनाश कर रहे हों। शून्य हिल गया और एक आकाशगंगा ढह गई। वह कैसी शक्ति थी? वांग टेंग को होश आ गया और वह बेकाबू होकर सांस लेने के लिए हौंफने लगा। यहां तक कि उसकी पीठ भी पसीने से भीग गई थी। वह तलवार बहुत भयानक थी। वह भी डर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद ही यह सब अनुभव कर रहा हो, जैसे उसका सर्वनाश होने वाला हो। लेकिन फिर यह खुशी में बदल गया। इतना शक्तिशाली ईश्वरीय ग्रंथ अब उसका था। ईश्वर का धर्मग्रंथ क्या था? वांग टेंग को शुरू में यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे गुण बुलबुले उसके दिमाग में समाते गए, उसे समझ में आया कि उन्हें भगवान के ग्रंथ क्यों कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ईश्वरीय शास्त्र एक युद्ध तकनीक और शास्त्र था जो किसी को भी देवताओं के दायरे तक पहुंचने की अनुमति दे सकता था। ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी विरासत थी। इसके अलावा ये देव ग्रंथ अंतरिक्ष तत्व से संबंधित था। ये और भी दुर्लभ था। गॉडस्लेयर स्वॉर्ड शास्त्र की उत्पत्ति भी अविश्वसनीय थी। इसे महान कियान साम्राज्य की स्थापना करने वाले पूर्वज ने पीछे छोड़ दिया था और इसे सफेद जैद सीढ़ियों पर उकेरा गया था। महान कियान साम्राज्य के पूर्वज एक अंतरिक्ष तत्व मार्शल योद्धा थे। सफेद जैद सीढ़ियों की भूमिका किसी की प्रतिभा का परीक्षण करने वाली लगती थी। हालांकि वास्तव में इसका उपयोग इस अंतरिक्ष देवता के ग्रंथ को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता था। यह अफसोस की बात है कि इतने सालों बाद भी कोई भी इसे वापस नहीं ले पाया। संस्थापक के वंशजों में भी कोई ऐसा नहीं था जिसके पास अंतरिक्ष संबंधी प्रतिभा हो। लेकिन अब इससे वांग टेंग के लिए चीजें आसान हो गईं। कितना समयोचित! मैं इस बात से चिंतित था कि मेरे पास उपयोग करने के लिए कोई अंतरिक्ष तत्व युद्ध तकनीक नहीं है, और उन्होंने मुझे एक ईश्वरीय शास्त्र दिया। ये प्रणाली बहुत ही समझदारीपूर्ण है। प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग मुस्कुराया और अपने दिल में इस प्रणाली की गहराई से प्रशंसा की। उसने सीढ़ियां चढ़कर ही भगवान का ग्रंथ प्राप्त कर लिया। क्या इससे बेहतर कुछ और था? अगर साम्राज्य के रईसों को इस बारे में पता चल जाता तो वे क्रोधित हो जाते। उसने महान कियान साम्राज्य की सबसे बड़ी विरासत हासिल की थी।
उसे शायद टुकड़ों में काट दिया जाता। कोई नहीं जानता था कि महान कियान साम्राज्य का संस्थापक अभी भी जीवित है या नहीं। तब से अनगिनत साल बीत चुके थे। तार्किक रूप से वो बहुत पहले ही मर चुका होगा। हालांकि शाश्वत अवस्था के योद्धा अमर और शाश्वत थे। ऐसा कहा जाता था कि संस्थापक एक भयानक अस्तित्व था जो शाश्वत अवस्था से ऊपर था। वह शायद किसी कोने में छिपकर अपने वंशजों को देख रहा होगा। आखिरकार बूढ़े लोगों को झांकना बहुत पसंद था। टेन कांप उठा जब उसने सोचा कि एक प्राचीन राक्षस उसे पीछे से देख रहा है। सिस्टम हर चीज और हर किसी से ऊपर था, लेकिन दूसरा पक्ष इसे महसूस कर सकता था। आखिरकार आपको ऐसी मौजूदगी का सामान्य ज्ञान से आकलन नहीं करना चाहिए। कितना भयभीत करने वाला। वांग टेंग थोड़ा कांप उठा और अपने चारों ओर नजर घुमाई, जैसे कोई अंधेरे से उसे देख रहा हो। उसका स्तर जितना ऊंचा था, उसके लिए गुण चुनना उतना ही कठिन था। जब वांग टेंग विलाप कर रहा था, तभी रईसों के बीच बैठे शाही परिवार के सदस्य ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी पुतलियां कांप उठी, क्योंकि उसे कुछ अविश्वसनीय एहसास हुआ। जब सरदारों ने ये दृश्य देखा तो वे आश्चर्य से देखने लगे, लेकिन जल्द ही शाही परिवार के सदस्य ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ छिपा रहा है। कोई भी उसके चेहरे के भावों को नहीं देख सकता था। सभी ने अपने अपने सवाल निगल लिए। अब उनसे पूछने का कोई मौका नहीं था। वांग टेंग फिर से आगे बढ़ा और पहले जैसी ही गति से आगे बढ़ा। वह स्थिर लय के साथ आगे बढ़ता रहा। सफेद जैद सीढ़ियों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 555 कदम, 600 कदम, 630 कदम। इसी समय बैंगनी रूनों की संख्या में वृद्धि हुई। 930 रन, 980 रन, 1100 रून। एट नोबल बनेट एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे जैसे वांग टेंग ऊपर चढ़ता गया और भी रून चमकने लगे। दबाव बढ़ता गया और राक्षसी आवाजें उसके दिमाग में घुसने लगी। सफेद जैद सीढ़ियों से 20 से 30 मीटर दूर खड़े दर्शक भाव भंगिमाओं में बदलाव के साथ पीछे हटने लगे। वे स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा थे, लेकिन वे ग्रह स्तर के मार्शल योद्धा से भी बदतर थे। वे निराश महसूस कर रहे थे, लेकिन ये सच था। कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता था। सीढ़ियां चढ़ता हुआ व्यक्ति शांत और शांत था। उसमें कुलीन बनने की क्षमता थी। रईसों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ये ठीक नहीं लग रहा था। क्या वह इसलिए आराम नहीं कर रहा था क्योंकि वह अपनी सीमा पर पहुंच गया था? रूनों की संख्या में फिर से तेजी से वृद्धि क्यों हो रही है? हर कोई वांग टेंग को गौर से देख रहा था, उससे कुछ सीखना चाहता था। समय धीरे धीरे बीतता गया। इस समय वांग टेंग 900वीं सीढ़ी पार कर चुका था और 2050 रून जल चुके थे। भयानक दबाव के कारण उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। रूनों की संख्या देखकर सभी हैरान रह गए। यह इस बात का सबूत था कि उनकी प्रतिभा और क्षमता बहुत अधिक थी। हर परिवार में केवल कुछ ही वंशजों में उनके जैसी प्रतिभा थी। फिर भी ये प्रतिभा किसी दूर के ग्रह के निवासी में प्रकट हुई। ये बेतुकी बात थी। वोल्टेरो का चेहरा बदसूरत हो गया था। वांग टेंग की प्रतिभा जितनी अच्छी थी, वह उतना ही दुखी महसूस कर रहा था। वह चाहता था कि वह उसे तुरंत मार सके। उसी समय भीड़ से कुछ दूर काओ होंटू भी चौक पर आ गया था। पहले तो वह नहीं चाहता था कि उसे यह उपाधि दी जाए। वह बुरी तरह से हार गया था और वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर भी वह अंत में आया। उसने काला गाउन पहना हुआ था और नीचे खड़ा होकर गुस्से भरी निगाहों और कसी हुई मुट्ठी से वांग टेंग की पीठ की ओर देख रहा था। काओ वू, काओ गुवान और काओ लिंग उसके पास खड़े थे। वे सभी हैरान थे। उन्हें नहीं लगता था कि वांग टेंग में इतनी प्रतिभा है। वांग टेंग ने आखिरकार भौहें सिकोड़ ली। हालांकि दबाव बढ़ रहा था, लेकिन उससे फायदा भी हो रहा था। उदाहरण के लिए गॉडस्लेयर स्वॉर्ड स्क्रिप्चर विशेषता वाले बुलबुले और भी ज्यादा दिखाई दिए। हालांकि उसने अपने कंधों पर कुछ वजन महसूस किया, इसलिए उन्होंने प्राचीन देव शरीर को सक्रिय करने का निर्णय लिया। धमाका। उसके शरीर में खून इस तरह उबल रहा था मानो वह जलती हुई भट्टी में हो। वे उसके शरीर में घुस गए, उसके भौतिक शरीर को मजबूत कर दिया और एक भयावह आभा बिखेर दी। उसके माथे पर एक रहस्यमय सुनहरा पैटर्न दिखाई दिया। एड्स बाय पेब फ्यूचर। कितनी प्रबल शारीरिक शक्ति है। कई लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। यहां तक कि ऊपर के कुलीन लोग भी हैरान थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इस ग्रह स्तरीय योद्धा ने अपने भौतिक शरीर में इतनी ताकत कैसे हासिल की? नल नल नल।
वांग टेन सीढ़ियां चढ़ता रहा। वह आखिरी 100 सीढ़ियों पर था। वह इत्मीनान से आगे बढ़ा, लेकिन पलक झपकते ही उसने करीब 30 सीढ़ियां पार कर ली। धमाका। सीढ़ियों पर लगे रूनों की संख्या में भी अचानक वृद्धि हुई। एक साथ 200 से अधिक रून बढ़ गए। अब लगभग 2300 रून जल रहे थे। वाल्टरू अपना चेहरा काला करके अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। जियांग परिवार के एक सदस्य ने कहा, वांग टेन की प्रतिभा वाकई बहुत बढ़िया है। वह हमारे परिवारों के सबसे ताकतवर कुलीनों के बराबर है। बहुत बढ़िया। हमने अपने इतिहास में दूर के ग्रहों से कई अभूतपूर्व प्रतिभाएं देखी हैं। क्या वांग टेन उनमें से एक होगा? दूसरे कुलीन परिवार का एक सदस्य चौंक गया। अच्छा हुआ, मुझे वांग टेन को अपनी ओर खींचना होगा। बोला की आंखें चमक उठी जब उसने अपने दिल में निर्णय लिया। ग्रैंडमास्टर वांग टेन की मार्शल आर्ट प्रतिभा भी उत्कृष्ट है। जी परिवार के सदस्य ने खुद से कहा। यदि वांग टेन यहाँ होता तो वह इस व्यक्ति को जी युवानकिंग के रूप में पहचान लेता, जो मार्शल योद्धा है जिसने उससे 9 साल आत्मा जमावट की गोली खरीदी थी। वांग टेन रुका नहीं, वह बढ़ती गति से चढ़ता रहा। 940 कदम, 950 कदम, 960 कदम। बूम बूम बूम। एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रतिक्रिया में रूनों की शक्ति विस्फोटित हो गई। 2400, 2500, 2600। वह धीरे धीरे महान राजकुमार के सर्वोच्च रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहा था। धमाका। अंततः जब उन्होंने 980वीं सीढ़ी पर कदम रखा तो रनों की संख्या 2800 तक पहुंच गई। सभी रईसों की आवाज बंद हो गई थी। उनकी आंखों में सिर्फ अविश्वास बचा था। कोई भी नहीं बोल रहा था। सभी अपनी सांसें रोके हुए थे। वे बता सकते थे कि वांग टेन अभी अपनी सीमा तक नहीं पहुंचा था। रन अभी भी बढ़ रहे थे। धमाका। 985 कदम, 2850 रन। धमाका। 990 कदम, 2900 रन। धमाका। 995 कदम, 2950 रन। धमाका। 999 कदम, 2999 रन। मौन। एकदम सन्नाटा। पिन गिरने की आवाज भी नहीं आ रही थी। सभी रईस खड़े होकर सामने की ओर देख रहे थे। धीरे धीरे एक आकृति सबके सामने आ रही थी। यहां तक कि शाही परिवार के सदस्य ने भी अपनी आंखें खोलकर उस युवक को देखा। नल। एक स्पष्ट पदचिह्न ने सन्नाटे को तोड़ा। वांग टेन अंतिम सीढ़ी पर चढ़ गया और ग्रेट कियान पैलेस के ठीक सामने खड़ा हो गया। विशाल महल से चमकती हुई सुनहरी रोशनी की एक किरण उस पर पड़ रही थी। धमाका। 3000 रन। रून शक्ति से प्रस्फुटित हुए। 3000 रून सफेद जेड सीढ़ियों पर गुंथ गए तथा वांग टेन के चारों ओर रून श्रृंखला का निर्माण किया। ये सफेद जेड सीढ़ियों की सीमा थी। इतिहास में ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं किया था। वांग टेन उस ऊंचाई पर पहुंच गए जिसे पहले कभी किसी ने नहीं छुआ था। सभी लोग इस दृश्य को देखकर अचंभित रह गए। हल्की हवा चल रही थी और बैंगनी रंग का लंबा गाउन और घने काले बाल हवा में नाच रहे थे। रोशनी में वही युवक असाधारण रूप से पवित्र और दिव्य दिख रहा था। करिश्माई, चमकदार, अभूतपूर्व। महान कियान महल के नीचे एक आकृति खड़ी थी। 3000 रन, यह एक बेजोड़ सीमा थी। सबकी निगाहें उस पर टिकी थीं। वांग टेन सुर्खियों में थे। यहां तालियां बजनी चाहिए। हालांकि वहां नहीं था। सभी लोग होश में आ गए और उस व्यक्ति की ओर उलझन भरे भाव से देखने लगे। सुदूर ग्रह से आए इस व्यक्ति ने एक राजकुमार द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ने में कामयाबी हासिल की। ये सब कुछ थोड़ा अवास्तविक था। 2800 और 3000 के बीच का अंतर 200 रन था, लेकिन ये 200 रन एक खाए थे। आप जितना ऊपर जाते उतने ही अधिक रन जलाना मुश्किल होता। उपस्थित महानुभावों को ये स्वीकार करना पड़ा कि भविष्य में किसी के लिए भी वांग टेन का रिकॉर्ड तोड़ना लगभग असंभव है। नीचे भीड़ में बहुत बड़ा हंगामा मच गया। ये शोर बादलों तक फैल गया। हे भगवान, वह बहुत शक्तिशाली है। वाह, ये प्रभावशाली है। अविश्वसनीय, उसने राजकुमार द्वारा छोड़ा गया रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसी प्रतिभा के साथ कौन लड़ सकता है? एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं बैरन वांग टेन का कट्टर प्रशंसक हूं। भले ही उन्होंने पाका को नाराज किया हो, फिर भी मैं उनका अनुसरण करूंगा। ये सही है। चलो साथ चलते हैं। मैं बैरन वांग टेन का नंबर 1 साथी बनूंगा। बकवास, मैं उसकी नंबर 1 साथी बनूंगी। ये सिर्फ मैं ही हो सकती हूं। नीचे का माहौल बिजली की तरह जोश से भरा हुआ था।
जो कुछ हुआ उससे हर कोई अचंभित था और इसने उनके दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। वे खुद को नियंत्रित नहीं कर सके। प्रतिभाओं के इतने अधिक अनुयायी क्यों होते हैं? संभवतः यही कारण था। हे भगवान, बैरन वान टेन बहुत सुंदर है। मैं भीग रहा हूँ। आह, वह बहुत सुंदर है। मैं अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा हूँ। पफेट कुत्ती, बैरन वान टेन को तुम जैसी कुत्ती पसंद नहीं आएगी। मैं बैरन वान टेन का नौकर बनना चाहता हूँ। मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ और उनके साथ नजदीकी संपर्क रखना चाहता हूँ। चले जाओ, मैं एक बहुत ही दिव्य स्तर का मार्शल योद्धा हूँ। मैं बैरन वान टेन के साथ संगत हूँ। कई महिला योद्धाओं के मन में दूसरे विचार थे। कुछ उसकी दासी बनना चाहती थी जबकि कुछ भटकने लगी। कोई भी उन्हें वापस नहीं खींच सकता था। अगर वान टेन को पता चलता कि नीचे क्या हो रहा है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती? पृथ्वी पर ग्रह स्तर के मार्शल योद्धा को खोजना कठिन था। हर ग्रह स्तर के मार्शल योद्धा का वहां बहुत सम्मान था। हालांकि महान कियान साम्राज्य में दिव्य स्तर के मार्शल योद्धा भी उसका अनुसरण करने के लिए लड़ रहे थे। दुनिया तेजी से बदल गई। काओ होंटू स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा हरा और लाल हो गया। उसके हाव भाव देखना दिलचस्प था। काओ गुवान, काओवू और काओ लिंग हिल गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वे सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। एट नोबल बनेट एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा उन्हें डर का भी एहसास हुआ। ये बेतुका था लेकिन वास्तविक था। अगर वान टेन की प्रतिभा राजकुमार से आगे निकल गई तो यह उनके काओ परिवार के लिए एक विनाशकारी झटका होगा। सेकेंडरी करियर अलायंस के ग्रैंडमास्टर्स भी आश्चर्यचकित थे। मैंने नहीं सोचा था कि ग्रैंडमास्टर वान टेन की मार्शल आर्ट प्रतिभा इतनी अधिक होगी, ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने कहा। अन्य ग्रैंडमास्टर्स को भी ऐसा ही महसूस हुआ। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। ग्रेट कियान पैलेस के नीचे वान टेन सभी रईसों के सामने खड़ा था और उन्हें शांति से देख रहा था। उसने सभी के हाव भाव देखे और उनकी प्रतिक्रिया से संतुष्ट महसूस किया। अच्छा हुआ मैंने अपनी अभिनय क्षमता बर्बाद नहीं की, खासकर जब उन्होंने वाल्टेरू के चेहरे पर यह भाव देखा कि मैं बहुत गुस्से में हूं लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उन्हें ताजगी महसूस हुई। शाही परिवार का आदमी खड़ा हुआ और वान टेन को देखने लगा। उसकी आंखों में आश्चर्य की गहराई थी और उसने कहा, तुम अच्छे हो। वान टेन ने भी उस व्यक्ति को देखा। जब उसने उसके पहनावे को देखा तो वह दंग रह गया। ये व्यक्ति शाही परिवार से था। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि शाही परिवार उनके बैरन समारोह में शामिल होगा। बाकी रईस हैरान रह गए। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी वान टेन की तारीफ करेगा, लेकिन ये बात समझ में आती थी। आखिरकार उसने राजकुमार का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। वान टेन ने शाही परिवार का ध्यान आकर्षित कर लिया था। वल्टेरू का चेहरा काला पड़ गया। वान टेन की ओर देखते ही उसका दिल धड़कने लगा। चीजें हाथ से बाहर जा रही थीं। बैरन की मुहर निकालो, आदमी ने फिर अपना मुंह खोला। वान टेन ने पलकें झपकाई और नांगोंग यू द्वारा छोड़ी गई मुहर निकाल ली। सील हवा में तैरने लगी। शाही परिवार के आदमी ने हाथ हिलाया। सुनहरी रोशनी की एक किरण उड़ी। बैरन सील ने भी एक चमकदार सुनहरी रोशनी छोड़नी शुरू कर दी। एड्स बाय पब फ्यूचर। शाही परिवार के व्यक्ति ने कहा, अपना खून यहीं गिराओ। वान टेन ने उसके निर्देश का पालन किया और अपनी उंगली में सुई चुभोई। खून की एक बूंद बहकर सील पर गिर गई। धमाका। बैरन सील तुरंत वान टेन के सिर के ऊपर से उड़ी और खिल गई, जिससे छोटे सूरज की तरह एक शानदार रोशनी निकली। इसने सभी को अंधा कर दिया। वान टेन एक भगवान की तरह प्रकाश के नीचे खड़ा था। शाही आदेश, वान टेन को महान कियान साम्राज्य के बैरन के रूप में सम्मानित किया जाता है। वह हमारे नोबल चैम्बर का हिस्सा होगा। एक महान कियान नागरिक के रूप में जन्मे, एक महान कियान आत्मा के रूप में मरे। शाही परिवार के उस व्यक्ति की आवाज हवा में फैल गई और पूरे शहर में गूंज उठी। सभी ने उसे सुना। यह एक महान व्यक्ति का विशेषाधिकार था। भले ही वान टेन सबसे निचले दर्जे का सरदार था, लेकिन उसे भी यह विशेषाधिकार प्राप्त था। सामान्य मार्शल योद्धाओं की तुलना कुलीनों से नहीं की जा सकती थी। ये किसी खेल के सभी सर्वरों पर सार्वजनिक घोषणा की तरह था। कितनी ईर्ष्या हो रही है। वान टेन ने आदेश स्वीकार कर लिया है। वान टेन ने अपनी पीठ मोड़ी और अपनी बाहें सीधी फैला दी। बैरन सील धीरे धीरे उसके हाथों में आ गई। शाही परिवार के व्यक्ति ने संतोष में सिर हिलाया।
आज से आप महान कियान ग्रह के नागरिक के रूप में ब्रह्मांड की यात्रा करने में सक्षम होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अपना नाम बना लेंगे। मार्शल आर्ट अमर रहे। धन्यवाद। वांग टेंग उस आदमी को धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन उसे अचानक एहसास हुआ कि वह नहीं जानता कि उसे कैसे संबोधित करे। मैं ग्रैंड ड्यूक चोंगशान हूँ। शाही परिवार का आदमी मुस्कुराया। धन्यवाद ग्रैंड ड्यूक चोंगशान, वांग टेंग ने उत्तर दिया। ग्रैंड ड्यूक चोंगशान ने अपने हाथ पीछे करके सिर हिलाया। वांग टेंग को देखते हुए उसे और भी संतुष्टि महसूस हुई। जब वांग टेंग ने अपना सिर उठाया तो ग्रैंड ड्यूक गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी दिखाई ही नहीं दिया था। वांग टेंग अवाक रह गया। ये ग्रैंड ड्यूक चोंगशान एक शक्तिशाली मार्शल योद्धा था। वह ब्रह्मांड के स्तर से ऊपर होना चाहिए। ग्रैंड ड्यूक चोंगशान के जाने के बाद अन्य रईस उससे बधाई देने के लिए आगे आए। शुरू में उनमें से कुछ पाकर से डरते थे, लेकिन उसकी प्रतिभा को देखने के बाद उन्होंने अपने मन से अपनी शंकाएं निकाल दी। इस आदमी की प्रतिभा राजकुमार की प्रतिभा से भी बढ़कर थी। उन्हें लगा कि वांग टेंग की तुलना राजकुमार से नहीं की जा सकती क्योंकि उनकी नींव अलग थी, लेकिन फिर भी वे बहुत दूर नहीं थे। उसकी क्षमता इतनी थी कि वे सभी खतरों को नजरअंदाज कर उसे अपनी ओर खींच सके। इसके अलावा ग्रैंड ड्यूक चोंगशान ने वांग टेंग की प्रशंसा की थी। इससे साबित हुआ कि उसके पास महान प्रतिभा है और वह ब्रह्मांड में एक दुर्जय और प्रसिद्ध मार्शल योद्धा बनेगा। रईसों में से सिर्फ पाकर परिवार का वाल्टेरू ही दूर खड़ा था। वह वांग टेंग को बधाई देने के लिए आगे नहीं आया। इसके बजाय उसने अपना चेहरा काला करके नाक सिकुड़ी और जाने के लिए मुड़ गया। वह अब और नहीं रुकना चाहता था। टेंग का बैरन समारोह भारी हंगामे के बीच संपन्न हुआ। समारोह देखने में साधारण लग रहा था, लेकिन ये गरिमापूर्ण और भव्य था। यह महान कियान साम्राज्य की शक्ति थी। यहाँ तक कि एक साधारण बैरन समारोह भी देखने में दिलचस्प था। आज के समारोह ने निस्संदेह सभी के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। वांग टेंग की क्षमता सिर्फ महिला मार्शल योद्धाओं के ही नहीं, बल्कि सभी के दिमाग में अंकित हो गई। देखते ही देखते वांग टेंग का बैरन समारोह शहर में चर्चा का विषय बन गया। अनगिनत लोगों ने खुशी खुशी इस पर चर्चा की। ये खबर फैलती रही और विभिन्न माध्यमों से अनेक जीवन ग्रहों तक पहुंच गई। ब्रह्मांड में सूचनाएं तेजी से फैलती हैं। आभासी ब्रह्मांड भी है। समाचार अब सिर्फ एक ग्रह तक सीमित नहीं रह गए हैं। बेशक वांग टेंग को ये सब नहीं पता था। वह रईसों के साथ महान कियान महल से निकल गया। बैरन वांग टेंग, आपका समारोह समाप्त हो गया है। हम आपकी बधाई वाली शराब पीने का इंतजार करेंगे, एक बूढ़े बैरन ने हंसते हुए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये सही है। यह एक सुखद मामला है। हम निश्चित रूप से आएंगे और आपसे शराब पिएंगे। बैरन अपनी स्थिति के कारण घमंडी नहीं दिखे। वे सभी अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ बात कर रहे थे। ग्रैंड ड्यूक्स उनके साथ शामिल नहीं हुए। ग्रैंड ड्यूक्स के रूप में उन सभी का अपना गौरव और अहंकार था। वे सिर्फ इसलिए उसकी चापलूसी नहीं करेंगे क्योंकि उसके पास उच्च प्रतिभा थी। यहाँ तक कि अगर वे वांग टेंग को अपने पक्ष में करना चाहते थे तो वे अन्य तरीकों का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि उनके हितों को एक साथ जोड़ना। यह एक स्टेटस की समस्या थी। उनका स्टेटस बहुत ऊंचा था। इन सभी उत्साही रईसों को संभालने के बाद वांग टेंग ने राहत की सांस ली। बैरन वांग टेंग, एक आवाज सुनाई दी। संरक्षक मिंग चेंग। वांग टेंग उस व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। आपकी जागीर तय हो गई है। चैम्बर के प्रमुख ने मुझे आपको सूचित करने के लिए कहा है। मैं नांगोंग निवास को वापस पाने के लिए भी आपके साथ चलूंगा, संरक्षक मिंग चेंग ने कहा। जागीर का फैसला हो गया। वांग टेंग दंग रह गया। हाँ, उच्च अधिकारियों ने मिलकर यह निर्णय लिया है। ये बुरा नहीं है। मिंग चेंग मुस्कुराया। वांग टेंग ने राहत की सांस ली। उसे चिंता थी कि पाकर इस मामले में दखल देंगे और उसे एक ऐसी जागीर दे देंगे जिसे संभालना मुश्किल होगा। अब ऐसा लग रहा था कि उन्हें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। क्या अब हम नांगोंग निवास की ओर चलें? संरक्षक मिंग चेंग ने पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ठीक है, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, गार्जियन। वांग टेंग ने सिर हिलाया। हालांकि वह कुछ समय से ग्रेट कियान शहर में रह रहा था, फिर भी उसके पास कोई घर नहीं था। स्वाभाविक रूप से वह जल्दी से जल्दी एक ऐसी जगह पाना चाहता था जिसे वह अपना घर कह सके। काओ होंटू वहां बहुत देर तक रहा था। अब उसे वापस लेने का समय आ गया था। मिंग चेंग की मदद से वह कोई चाल चलने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। ये बहुत बढ़िया है।
राउंड बॉल उससे भी ज्यादा उत्साहित था। वह अपने मन में चिल्लाने लगा। वांग टेंग मुस्कुराया। इसे अनदेखा करते हुए वह मिंगचेन के साथ नांगोंग निवास की ओर चल पड़ा। उसने एनलैन को बुलाया और उसे भी साथ ले आया। नांगोंग निवास। वांग टेंग यहाँ दूसरी बार आया था। पिछली बार वह मेहमान बनकर आया था, लेकिन अब वह मालिक था, असली मालिक। वांग टेंग दरवाजे के सामने खड़ा था और उसके दोनों ओर एक एक स्वर्गीय योद्धा खड़ा था। दरवाजे के पास खड़े पहरेदारों के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आ गया। वे कोई आवाज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जब वांग टेंग अंदर आया तो गार्डों ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। क्या हम उसे ऐसे ही अंदर आने देंगे? एक गार्ड ने फुसफुसाया। यह नया बैरन है, अब उसकी पहचान अलग है। क्या तुम उसे रोकने की हिम्मत कर सकते हो? दूसरे गार्ड ने असहाय होकर जवाब दिया। आह, ऐसा लगता है कि अब हमें घर छोड़कर चले जाना चाहिए। कुछ गार्डों ने आह भरी और जटिल भावों के साथ अपने सिर हिलाए। वे काओ होंतु का अनुसरण आंशिक रूप से उनकी योग्यता के कारण करते थे, लेकिन मुख्य कारण था बैरन की उपाधि। चूंकि उसने अपनी उपाधि खो दी थी, इसलिए उसका दर्जा गिर गया। काओ होंतु अभी भी एक स्वर्ग मंच मार्शल योद्धा था, लेकिन ये दर्जा एक बैरन जितना शक्तिशाली नहीं था। वांग टेंग लॉबी में चले गए, इससे पहले कि काओ परिवार अनिच्छा से प्रकट होता। उनमें से कोई भी घर छोड़ने को तैयार नहीं था, खासकर काओ होंतु के वंशज। नांगोंग निवास एक दिखावा था। इस जगह को छोड़ने के बाद वे उच्च स्तरीय जीवन शैली का आनंद नहीं ले पाएंगे। वे वांग टेंग को घूर रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुछ कह सके। वे उससे डरते थे। वरिष्ठ भाई काओ, क्या आपने सामान पैक कर लिया है? मैं आज ही आ रहा हूँ। वांग टेंग ने काओ होंतु को देखकर मुस्कुराया। वांग टेंग, क्या तुम्हें इतना निर्दयी होना है? काओ होंतु ने भावशून्यता से पूछा। उन्होंने बैरन की उपाधि पाने के लिए बहुत प्रयास और समय लगाया था, लेकिन अंत में वे वांग टेंग से हार गए, जो कहीं से भी नहीं आए थे। वांग टेंग ने उनसे बैरन की उपाधि छीनकर उनके काम में बाधा डाल दी। वे इसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मैंने तुम्हें तैयारी के लिए 2 दिन दिए थे। अगर मैं निर्दयी होता तो तुम्हें बाहर निकाल देता, वांग टेंग ने शांति से जवाब दिया। वरिष्ठ भाई काओ, क्या तुम सब जाने को तैयार नहीं हो? वांग टेंग, ये बहुत ज्यादा है। काओ गुवान ने लाल आंखों से गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। उनके पिता एक भावी बैरन थे, इसलिए वे अब तक एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे। बहुत से लोग उनसे दोस्ती करने को तैयार थे, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। एट नोबल बनेट एट। जब वांग टेंग पहली बार आया था तो काओ गुवान बहुत ऊंचा और शक्तिशाली था। उसने उसके प्रति अवमानना दिखाए और अब उसे कुत्ते की तरह अपने घर से बाहर निकाल दिया जा रहा था। अंतर बहुत बड़ा था, वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। ये सब वांग टेंग की वजह से हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह वांग टेंग से कितनी नफरत करता था। वरिष्ठ भाई काओ, अगर तुम्हारा निकम्मा बेटा मुझ पर फिर से चिल्लाने की हिम्मत करेगा तो मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा, वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया। उसकी आंखों में हत्या की मंशा चमक उठी। काओ गुवान का चेहरा पीला पड़ गया। गुस्से के अलावा उसे लगा कि उसके दिल में डर भी घुस रहा है। वह अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गया। हालांकि वांग टेंग ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उनके शब्द काओ होंतु पर लक्षित थे। उनकी प्रतिक्रिया से काओ गुवान को अपमानित महसूस हुआ। हालांकि उसने उसका खंडन करने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि अगर उसने फिर से बात की तो वांग टेंग उसके शब्दों पर अमल करेगा। काओ होंतु ने काओ गुवान की उपेक्षा की। वह अपने बेटे से पूरी तरह निराश था। उसने वांग टेंग को गौर से देखा और अपने दांतों से शब्द निकालने की कोशिश की। तुम अच्छे हो। कोई भी यह कह सकता था कि वह अपने क्रोध पर नियंत्रण करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वह असफल रहा। मैं वास्तव में अच्छा हूँ। वांग टेंग ने सिर हिलाया। हम्फ। काओ होंतु ने नाक भान सिकोड़ी। उसने वांग टेंग से बात करने में समय बर्बाद करना बंद कर दिया और एक भयानक भाव के साथ नांगोंग निवास से बाहर चला गया। काओ वू, काओ लिंग और बाकी लोग उसके पीछे चले गए। हालांकि काओ परिवार के बाकी लोग वहां जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वे जानते थे कि वे अब और नहीं रुक सकते। बातचीत बेकार थी, वे बस वहां से जा सकते थे। रुको, वांग टेंग ने अचानक कहा। तुम्हें और क्या चाहिए? काओ होंतु ने पलटकर उपहास किया। वांग टेंग ने कहा, मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप नांगोंग परिवार से संबंधित कोई भी सामान नहीं लाए हैं। यह अपमानजनक है। काओ होंतु को अपमानित महसूस हुआ। उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी स्वर्गीय आभा बाहर निकल आई।
एन लेन ने नाक सिकुड़ी और वांग टेन के सामने से निकल गया। उसने अपनी आभा भी छोड़ी। धमाका। आभा की दो लहरें मध्य हवा में टकराईं और उनका प्रभाव पूरे आवास पर पड़ा। काओ होंटू के चेहरे के हाव भाव बदल गए और वह जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया, फिर खुद को स्थिर किया। उसके चेहरे के हाव भाव विकृत हो गए थे। वह भय भरी आंखों से एन लेन को घूरता रहा। फ्लेमिंग रिवर वर्ल्ड में उसने इस मेचा हेवन स्टेज मार्शल योद्धा का विरोध करने के लिए सिनिक्लेमोन के साथ काम किया था। हालांकि उनकी क्षमताएं ब्रह्मांड के चरण में दबा दी गई थी, इसलिए वह अपनी असली शक्ति नहीं देख सका। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब दोनों पक्षों ने अपनी स्वर्ग मंच क्षमता का उपयोग करके लड़ाई लड़ी, तो काओ होंटू को अंततः समझ में आया कि एन लेन कितनी शक्तिशाली थी। यहां तक कि गार्जियन मिंग चेंग ने भी एन लेन को आश्चर्य से देखा। वह चकित था। एट नोबल बनेट एट। वह शक्तिशाली है। संरक्षक मिंग चेंग को एहसास हुआ कि वांग टेंग ने इस मेचा को क्यों बुलाया था। उसकी क्षमता स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धाओं में भी शीर्ष स्तर की थी। उसके अंगरक्षक के रूप में रहते हुए काओ होंटू हार स्वीकार कर लेता था, भले ही वह आसपास न हो। काओ बुवान और काओ लिंग को एन लेन की वास्तविक शक्ति का पता नहीं था। उन्हें केवल ये पता चला कि वह काओ होंटू को पीछे हटते देखने के बाद ही स्वर्ग स्तर का मार्शल योद्धा था। इसके अलावा वह उनके पिता से भी अधिक शक्तिशाली था। उनके हाव भाव बदल गए और उनके चेहरों पर अविश्वास छा गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वांग टेन के पास इतना शक्तिशाली व्यक्ति होगा। क्या वह सचमुच किसी सुदूर ग्रह का निवासी था? ये स्वर्ग स्तर का योद्धा उसकी बात क्यों सुनेगा? काओ परिवार हैरान था, साथ ही वे उससे और भी ज्यादा डरने लगे। वरिष्ठ भाई काओ, लापरवाही मत करो। घर मेरा है। अगर तुमने कुछ नुकसान पहुंचाया तो तुम्हें मुझे हर्जाना देना होगा, वांग टेंग ने कहा। काओ होंटू को क्रोध से लगभग खून की उल्टी आ गई। मिंग चेंग अवाक रह गया। उसे लगा कि वांग टेंग एक दुष्ट युवक है। वह किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है। हालांकि एन लेन वांग टेंग के करीब था, लेकिन उसे ये भी लगा कि यह आदमी बेशर्म है। वरिष्ठ भाई काओ, नाराज मत होइए। ये सिर्फ औपचारिकता है। अगर आप सबने कुछ नहीं लिया तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, वांग टेंग ने उदासीनता से कहा। सर काओ, आपको सहयोग करना चाहिए, संरक्षक मिंग चेंग ने कहा। ठीक है, मैं यहीं इंतजार करूंगा। काओ होंटू ने गहरी सांस ली। वह हताश महसूस कर रहा था। वांग टेंग अंदर आया और कमरे का निरीक्षण करने का नाटक किया। वास्तव में काम करने वाला व्यक्ति राउंड बॉल था। एक बुद्धिमान जीवन रूप के रूप में इसने हर चीज का रिकॉर्ड रखा, हालांकि कई साल बीत चुके थे। दरअसल बहुत सी चीजें गायब थीं। उनमें से कई नांगोंग परिवार के संग्रह से थीं। वरिष्ठ भाई काओ, चलो नुकसान का ठीक से हिसाब लगाते हैं। वांग टेंग मुड़ा और मुस्कुराया। काओ होंटू ने जब वांग टेंग के चेहरे पर भाव देखे तो उसका दिल धड़कने लगा। उसे बुरा लग रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने कहा, लॉबी में एक अनमोल मरमेड पल हुआ करता था। ये जलपरियों का खजाना है, लेकिन अब ये गायब हो गया है। काओ होंटू को मोती का गहरा प्रभाव था। उसने इसे किसी को उपहार में दिया था। उसे समझ में नहीं आया कि वांग टेंग को इसके बारे में कैसे पता चला, क्योंकि वह पहले कभी नांगोंग निवास पर नहीं गया था। यह कोई मतलब नहीं था। बकवास, हम नांगोंग निवास से कुछ क्यों लेंगे? काओ बुवान काओ होंटू के पीछे सिकुड़ गया और अपराध बोध से चिल्लाया। क्या आपको सबूत दिखाने की जरूरत है? वांग टेंग ने कहा। काओ होंटू के हाव भाव थोड़े बदल गए। वह बेवकूफ नहीं था। वांग टेंग के शांत भाव से उसे पता चल गया कि दूसरा पक्ष आश्वस्त था। अगर उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उसने सबूत निकाल लिए, तो अंत में वे शर्मिंदा होंगे। यदि यह खबर फैल गई कि उन्होंने नांगोंग परिवार की निजी संपत्ति हड़प ली है तो उनकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। मूल रूप से नांगोंग यू के शिष्य के रूप में किसी को परवाह नहीं थी कि वह उन्हें ले जाए। हालांकि अब चीजें अलग थीं। वांग टेंग बैरन था, इसलिए यहाँ सब कुछ उसका था। लोग उसे बेशर्म कहेंगे यदि उन्हें पता चले कि स्वर्ग स्तर का एक योद्धा ऐसा काम करता है। कोई बात नहीं, मैंने जो कुछ लिया है उसकी भरपाई मैं करूंगा, काओ होंटू ने दांत पीसते हुए कहा। यह अच्छी बात है। मुझे पता है कि मेरा बड़ा भाई चोर नहीं है, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यह तो सीधे दिल पर वार था। उन्होंने काओ होंटू के लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मैं उन सभी को वापस कर दूंगा। काओ होंटू मुड़ा और चला गया। वह अब और नहीं रुकना चाहता था। वह चाहता था कि वह खुद को दफना सके।
मैं तुम्हारे लिए एक सूची बनाऊंगा, इसे देखना याद रखना, वांग टेंग ने उसके पीछे से चिल्लाकर कहा। काओ होंटू एक पल के लिए रुका, फिर उसने अपनी गति तेज कर दी। ठीक है, मैं कल अन्य रईसों के लिए एक भोज आयोजित कर रहा हूं, आना याद रखना, वांग टेंग ने कहा। काओ होंटू लड़खड़ाते हुए आखिरकार प्रवेश द्वार पर पहुंचा और जल्दी से लड़खड़ाते हुए सबकी नजरों से ओझल हो गया। गाजियन मिंग चेंग और एन लैन हंसी और आंसू के बीच फंसे हुए थे। उन्हें लगा कि वांग टेंग क्रूर था, वह काओ होंटू को इस स्थिति में कैसे उकसा सकता था। काओ परिवार नांगोग निवास से निराश होकर चला गया। कई परिवारों ने नांगोग निवास की निगरानी के लिए अपने लोगों को भेजा। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो कुछ लोगों ने आह भरी जबकि अन्य लोग खुश हुए। उन्हें काओ परिवार पर दया आ गई। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वे इस हालत में पहुंचेंगे। नांगोग निवास में सब कुछ तय हो गया है, इसलिए मैं अब विदा लेता हूं, संरक्षक मिंग चेंग ने कहा। धन्यवाद, वांग टेंग ने उत्तर दिया। आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे बिना भी इस मुद्दे को हल कर सकते हैं। संरक्षक मिंग चेंग ने एन लैन की ओर देखा और अपना हाथ हिलाया। मैंने आपकी जागीर की जानकारी आपके वर्चुअल नेटवर्क पर भेज दी है, कृपया जांच करें। संबंधित दस्तावेज संसाधित हो चुके हैं, इसलिए यह आकाशगंगा अब आपके नाम पर है। इसके बाद वह मौके पर ही गायब हो गया। ये गाजियन मिंग चेंग शक्तिशाली है, एन लैन ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। कितना शक्तिशाली? मुझसे बस थोड़ा कम, एन लैन ने गर्व से उत्तर दिया। तस्क, वांग टेंग ने अपनी आंखें घुमाईं। एन लैन को कोई आपत्ति नहीं थी, वह हंस पड़ा। वांग टेंग ने अपने चारों ओर नजर घुमाए और भावुक हो गया। मेरे पास रहने के लिए जगह है, मुझे अब दूसरे लोगों के घरों में नहीं रहना पड़ेगा। तुम एक नागरिक से एक कुलीन व्यक्ति बन गए हो, एन लैन ने अपने आसपास के माहौल को देखते हुए कहा। यह थोड़ा खाली है, यहाँ कोई भी आपकी सेवा नहीं कर रहा है। इसके अलावा सब कुछ सही है। ये बात तो सही है। वांग टेंग ने अपनी ठोड़ी को छुआ। तुम गुलामों के बाजार में जाकर देख सकते हो, वहां सभी जातियों के गुलाम हैं। अपनी मौजूदा दौलत से तुम जितने चाहो उतने खरीद सकते हो। तुम गृह स्तर के गुलाम या उससे भी ऊंचे दर्जे के गुलाम खरीद सकते हो। राउंड बॉल की आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। गुलाम, वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। दास उसे थोड़ा दूर महसूस हुए। खैर, सभी जातियों की सुंदरियों का यहाँ आना रोमांचक लगता है ना? खांसी, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ, वांग टेंग ने मन ही मन उत्तर दिया। तुम क्या सोच रहे हो? राउंड बॉल ने पूछा। कुछ नहीं, वांग टेंग ने दृढ़ता से कहा। आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए, आप कल कुलीनों को आमंत्रित कर रहे हैं। आपको सभी की सेवा करने के लिए दासों की आवश्यकता है। अगर आपके पास कोई दास नहीं है तो दूसरे लोग आपको नीची नजर से देखेंगे, राउंड बॉल ने कहा। ठीक है, मैं समझ गया। मैं बाद में गुलाम बाजार का दौरा करूंगा। वांग टेंग ने जल्दी से सिर हिलाया। वांग टेंग ने दास बाजार की ओर जल्दी नहीं की। उसने नांगोग निवास का आकस्मिक दौरा किया और पहले उससे परिचित हुआ। हालांकि उसने राउंड बॉल को सामान की जांच करने के लिए कहा था, लेकिन उसने व्यक्तिगत रूप से ठीक से नहीं देखा। उसे अपने भविष्य के घर को देखने का मौका सब कुछ खत्म होने के बाद ही मिला। नांगोग निवास एक बैरन का निवास था, लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना था और इसकी नींव भी बहुत मजबूत थी। इसलिए विलासिता और भूमि के मामले में यह बैरन के निवास की मानक आवश्यकताओं के अनुरूप था। पूरे निवास में एक लॉबी, एक बगीचा, एक आंगन, एक अध्ययन कक्ष, एक निवास क्षेत्र आदि शामिल थे। यहाँ सभी सुविधाएं मिल सकती थीं। ये निवास फैन तेनिंग के घर से कई गुना बेहतर था। मुझे आपसे ईर्ष्या होने लगी है, एन लैन उसके पास आए और एक साधारण दौरे के बाद टिप्पणी की। वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप फिलहाल यहीं रह सकते हैं। तुम मुझसे हर आखिरी कतरा निचोड़ने की कोशिश कर रहे हो, एन लैन ने नाखुशी से शिकायत की। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तुम ही एकमात्र स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा हो जिन्हें मैं जानता हूँ। मुझे कई चीजों के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है, वांग टेंग ने कंधे उचकाकर समझाया। पैसे जोड़ो, और पैसे, एन लैन चिल्लाया। ठीक है, वांग टेंग ने उदारता से सहमति जताई। यही बात है, एन लैन ने संतोष में सिर हिलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं कुछ गुलाम खरीदने के लिए गुलाम बाजार जा रहा हूँ। हमें इस विशाल आवास की सफाई के लिए निश्चित रूप से कुछ लोगों की जरूरत है। वांग टेंग ने असहायता से अपना सिर हिलाया। एट नोबल बन एट।
मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। एन लैन की आंखें चमक उठीं। वह बहुत दिलचस्पी दिखा रहा था। तुम्हारे जैसे मेचा मार्शल योद्धा को ऐसी चीजों में दिलचस्पी क्यों है? वांग टेन को नहीं पता था कि क्या महसूस करना चाहिए। आप समझ नहीं रहे हैं, एन लैन ने अर्थपूर्ण स्वर में उत्तर दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे नहीं पता था कि तुम विकृत व्यक्ति हो। एन लैन ने खिलखिलाकर हंसी उड़ाई। वे दोनों इस जगह की आदत डालने के लिए नांगोव निवास के चारों ओर घूमे। फिर वे बाहर चले गए। रास्ते भर राउंड बॉल शांत रही। वहां एकदम सन्नाटा था। वांग टेंग और एन लैन ने रून ऊर्जा से भरी उड़ने वाली कार ली और गुलामों के बाजार में पहुंच गए। इसे ढूंढना आसान था। आखिरकार ये ग्रेट कियान शहर में एक लोकप्रिय जगह थी। नहीं, ब्रह्मांड के किसी भी समृद्ध ग्रह या शहर में दास बाजार जरूर होगा। ये ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाला कारोबार था। कई शक्तिशाली मार्शल योद्धाओं के पास कई जीवन ग्रह थे। वे अपनी कमाई कैसे बढ़ाते होंगे? कुछ ग्रहों पर प्रचुर प्राकृतिक संसाधन या विकसित उद्योग होने के अलावा कई ग्रह दासों के विनिर्माण के क्षेत्र बन गए। जीवन ग्रहों पर मूल निवासियों को प्रजनन के लिए मजबूर किया गया। फिर अधिकांश आबादी को ब्रह्मांड के अन्य भागों में बेच दिया गया। एक गुलाम का लाभ बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन कल्पना करें कि कुछ 100 या 1000 ग्रहों पर कितने लोग थे। लाभ पागलपन भरा था। कुछ जातियां ब्रह्मांड में ज्यादा लोकप्रिय थीं। कुलीन परिवारों और शक्तिशाली गुटों में उन्हें काफी पसंद किया जाता था। कुछ शक्तिशाली दासों को तैयार करने के लिए बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती थी। ये दास महंगे और दुर्लभ थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। उदाहरण के लिए ब्रह्मांड चरण के दास बाजार में दुर्लभ थे। उन्हें प्रबंधित करना कठिन था और उनके लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता थी। इससे अन्य ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धाओं के गौरव को भी ठेस पहुंचती, इसलिए उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं किया जा सकता था। गुलामों का बाजार ग्रेट कियान शहर के उपनगरों में स्थित था। यह शहर के केंद्र में नहीं था क्योंकि यह एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, लगभग 200 किलोमीटर की परिधि में। यह धरती पर मौजूद एक शहर के आकार का था। फिर भी यहाँ ये ग्रेट कियान शहर का एक छोटा सा हिस्सा था। गुलामों का बाजार धरती पर मौजूद किसी बड़े शॉपिंग मॉल जैसा था। ग्रेट कियान शहर में चीजों का पैमाना अद्भुत था। शहर के केंद्र से यात्रा में 1 घंटा लगा। जैसे ही वे गुलाम बाजार में पहुंचे, एक प्रबंधक उनका स्वागत करने के लिए आगे आया। मैनेजर की नजर अच्छी थी। वह समझ गया कि एन लैन शक्तिशाली है, लेकिन फैसले लेने वाला वांग टेन ही था। इसलिए उसने उससे बहुत उत्साह से सीधे बात की। नमस्ते, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? चलो महिला दासों को देखें। वांग टेन ने राउंड बॉल के मार्गदर्शन का पालन किया और बिना किसी डर के आत्मविश्वास से बोला। मैनेजर को लगा कि वांग टेन किसी कुलीन परिवार का सदस्य है, क्योंकि उसकी आभा और उपस्थिति बहुत अच्छी थी। उसने उसके साथ और भी अधिक सम्मान से पेश आया। कृपया मेरे पीछे आइए। उसने झुककर प्रणाम किया और आगे चलने का रास्ता दिखाया। वांग टेंग ने सिर हिलाया। मैनेजर एक हरे रंग की त्वचा वाला एलियन था। उसके सिर पर 2 तंबू थे, जो वांग टेंग की याद में नामिकियान जैसा लग रहा था। हालांकि यह एलियन गोल था और थोड़ा ज्यादा विकृत लग रहा था। मैनेजर वांग टेंग और अन लैन को एक प्लाजा में ले आया। ये प्लाजा अलग अलग क्षेत्रों में बंटा हुआ था। हर क्षेत्र में खूबसूरत युवतियां व्यवस्थित तरीके से कतार में खड़ी थीं। अरे रुकिए, वहां महिलाएं और बूढ़ी महिलाएं भी थीं। आखिरकार हर ग्राहक का स्वाद अलग था। दास बाजार उपयोगकर्ता के अनुकूल था। ग्राहक की जो भी जरूरतें थीं वे यहाँ पूरी हो सकती थीं। बेशक अलग अलग आयु समूहों के अलावा अलग अलग नस्लें और अलग अलग शैलियां थीं। उदाहरण के लिए लोमड़ी दौड़, खरगोश दौड़, शंखधारी। ऐसा कहा जाता था कि शंखधारी और शंखधारी अद्भुत थे। इनमें से कुछ महिलाएं सुंदर थीं, कुछ मधुर, शांत, मोहक, पवित्र, सुंदर थीं। आप यहाँ सभी प्रकार की महिलाएं पा सकते हैं। वांग टेन चकित था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसके होंठ थोड़े गीले लग रहे थे। अरे नहीं, चूसो। उसने दाएं बाएं देखा। मैनेजर जमीन की ओर घूर रहा था। शायद उसने उसे देखा नहीं। लैन तो और भी बेशर्म था। उसकी आंखें लगभग महिला राक्षसों पर चिपकी हुई थीं और वह खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। वांग टेन को लगा कि उसकी इच्छाशक्ति वाकई बहुत मजबूत है। यहाँ तक कि स्वर्ग स्तर का योद्धा भी उससे कमतर है। खांसी। वांग टेन ने अपना गला साफ किया। एन लैन को होश आया और वह शर्म से मुस्कुराया। उनका परिचय कराओ, वांग टेन ने मैनेजर से कहा। हाँ,
मैनेजर ने खुद को उचित तरीके से पेश किया और एक पेशेवर मुस्कान बिखेरी। फिर उसने परिचय देना शुरू किया। यह एक शेलवुमन है। वे स्वाभाविक रूप से सुंदर हैं और उनमें से कोई भी बदसूरत नहीं है। कृपया उनकी त्वचा को देखें। क्या ये सफेद और कोमल नहीं है? और यह सिर्फ इतना ही नहीं है। मैनेजर ने फिर एक अस्पष्ट मुस्कान दिखाई। वह झुक गया और फुसफुसाया, जब आप इसे आजमाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। वे वाकई बहुत बढ़िया और चिकने हैं। एन लेन की आंखें तुरंत चमक उठी और उसके मुंह के कोने से लार टपकने लगी। क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूं? वांग टेंग ने शांति से पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस उनकी अच्छी बातों को निष्पक्ष रूप से समझा रहा हूं, मैनेजर ने जवाब दिया। आपने उनका अच्छा परिचय कराया। वांग टेंग ने सिर हिलाया। राउंड बॉल ने वांग टेंग के मन में कहा, इस आदमी के इरादे अच्छे नहीं हैं। शेलमैन रेस सबसे महंगी रेसों में से एक है। ओह, क्या यह इतना महंगा है? वांग टेंग ने पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखेगा, राउंड बॉल ने उत्तर दिया। शेलमैन रेस के लिए कितना? वांग टेंग उत्सुक था और उसने मैनेजर से पूछा। मैनेजर की आंखें चमक उठीं। उसे पहले से ही पता था कि उसके सामने खड़ा युवक पैसे की कमी नहीं है। जैसी कि उम्मीद थी, उसने किसी और रेस की तरफ देखा तक नहीं और सीधे कीमत पूछ ली। इस तरह का ग्राहक उसे पसंद था। उसने तुरंत 2 उंगलियां उठा दी। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। क्या यह हो सकता है कि ये शेलमैन गुलाम 20,000 यूसी या जीक्यूसी में बिक रहे थे? ये थोड़ा महंगा होगा। 13 रैंक शेलमैन रेस प्लेनेटरी डिसिप्लिन की कीमत 20 यूसी है। अगर आप ज्यादा खरीद रहे हैं तो आपको छूट मिल सकती है। मैं आपको सबसे बढ़िया लाभ दूंगा, मैनेजर ने जल्दी से कहा। कितना? वांग टेंग की आंखें लगभग बाहर आ गईं। 20 यूसी प्रत्येक। क्या वह सच में था? यह एक जीवित प्राणी था। वह एक 13 रैंक रह शिष्य थी, कोई साधारण योद्धा नहीं। 13 रैंक रही शिष्य पृथ्वी पर 13 सितारा सामान्य चरण मार्शल योद्धा के बराबर था। दूसरे शब्दों में, डेन ताइक्सुआन और ये जिक्सिन 20 ब्रह्मांड सिक्कों के भी लायक नहीं थे। वांग टेंग अचानक उनके लिए एक पल का मौन रखना चाहता था। शुरू में उन्होंने सोचा था कि इसके लिए उन्हें 20,000 यूसी देने होंगे, लेकिन कौन जानता था कि यह केवल 20 यूसी ही होगा। 20 ब्रह्मांड सिक्के, 20 यूसी और आप अपनी पसंद चुन सकते हैं। 20 यूसी और आप वह पा सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। वांग टेंग का मन उन नारों के अनंत चक्र से भर गया था जो उसने पहले भी सुने थे। ये पहले से ही बहुत कम कीमत है। हमारी दरें बिल्कुल उचित हैं। प्रबंधक ने सोचा कि वांग टेंग को लगा कि यह बहुत महंगा है। वह घबरा गया और जल्दी से समझाया। ठीक है, क्या पूरी शेलमैन जाति यहाँ है? वांग टेंग ने पूछा। वह जानता था कि मैनेजर ने उसे गलत समझा है, लेकिन वह उसे समझाने की जहमत नहीं उठा सका। एड्स बाय पब फ्यूचर। हमारे पास अभी भी बहुत सारे सामान मौजूद हैं। मैनेजर को नहीं पता था कि वांग टेंग क्या सोच रहा था और वह केवल ईमानदारी से जवाब दे सकता था। वांग टेंग ने कहा, मुझे सबसे सुंदर चाहिए। वे ज्यादा महंगे होंगे। प्रत्येक की कीमत कम से कम 1,000 यूसी होगी। मुझे एक नजर देखने दो। कोई बात नहीं, मैं किसी से उन्हें ले आने को कहूंगा। मैनेजर की आंखें चमक उठीं। थोड़ी देर बाद एक कर्मचारी शेलमैन जाति के सदस्यों का एक समूह लेकर आया। दिखने में वे सबसे अच्छे थे और बाहर वालों से कहीं बेहतर थे। हालांकि शेलमैन रेस में बदसूरती जैसी कोई चीज नहीं थी, फिर भी एक स्पष्ट अंतर था। जो अभी अभी बाहर लाए गए थे वे फसल की क्रीम थे। यह एक कारण से महंगा था। वांग टेंग ने संतोष से सिर हिलाया और उन्हें चुनना शुरू कर दिया। ये वाला, वह वाला। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा। इस ग्राहक ने कुछ ही देर में 2 दर्जन से ज्यादा किताबें चुन लीं। ऐसा लग रहा था कि आज उसकी किस्मत अच्छी थी और उसे अच्छा कमीशन मिलने वाला था। वांग टेंग ने 25 शेलवुमेन चुनी और कहा, इन्हें मेरे लिए पैक कर दो और मुझे दूसरी नस्लें दिखाओ। मुझे सिर्फ महंगी शेलवुमेन चाहिए, सस्ती शेलवुमेन नहीं। अब जब उसके पास धन था तो वह दूसरों की तुलना में ज्यादा जोर से बोलता था। उसे बताया गया था कि एक शेलवुमेन की कीमत 1,000 यूसी है और इसे बहुत महंगा माना जाता है। दूसरी नस्लें ऐसी नहीं होंगी। अब उन्हें खरीदने का यह एक बढ़िया समय था। ठीक है। मैनेजर बहुत खुश था। जैसे ही वह वांग टेंग को दूसरे सेक्शन में ले जाने वाला था, उसे कुछ याद आया और उसने चापलूसी से कहा,
सर, हमारे गुलाम बाजार में अभी अभी फ्लोरल फेरी रेस से गुलामों का एक जत्था आया है। उनमें से केवल 10 हैं और वे अभी तक बेचे नहीं गए हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपकी रुचि है। पुष्प परी जाति। वांग टेंग ने भौहें उठाईं। उसे नहीं पता था कि वे क्या थे और उसने मन ही मन राउंड बॉल से पूछा। फूलों वाली परी जाति। राउंड बॉल हैरान था। यह एक अत्यंत दुर्लभ जाति है। उनकी प्रजनन क्षमता खराब है, इसलिए उनकी आबादी स्वाभाविक रूप से कम है। उन्हें केवल कुछ ग्रहों पर ही पाला जा सकता है जो जीवन से भरपूर हैं। दास बाजार वास्तव में उन्हें प्राप्त करने में कामयाब रहा। क्या वे बस दुर्लभ हैं? वांग टेंग थोड़ा निराश था। वह कोई दिखावटी व्यक्ति नहीं था। वह सिर्फ दिखावे पर ही नहीं बल्कि उनकी उपयोगिता पर भी ध्यान देता था। बिल्कुल नहीं। पुष्प परी जाति में एक विशेष क्षमता होती है। वे विभिन्न आध्यात्मिक वस्तुओं के साथ स्वाभाविक रूप से संगत हैं और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उगाने में बहुत कुशल हैं। वे आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के विकास को गति देने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग भी कर सकते हैं, राउंड बॉल ने कहा। केवल इतना ही नहीं बल्कि उनके सदस्य भी सुंदर हैं। उनके पास ऐसी क्षमता है। वांग टेंग की आंखें चमक उठी और उसने मैनेजर से कहा, मुझे उनके पास ले चलो। जब तक मैं संतुष्ट हूं, पैसा कोई मुद्दा नहीं है। एट नोबल एट। ठीक है, कृपया मेरे पीछे आइए। मैनेजर ने बार बार सिर हिलाया और उसके जैसे अमीर ग्राहक के लिए अपनी पसंद व्यक्त की। वह तुरंत वांग टेंग को एक ऐसी जगह ले गया जो बगीचे जैसी दिख रही थी। बस इसी से वह बता सकता था कि फूलों की परी जाति बाहर के उन गुलामों से तुलनीय नहीं थी। उनका उपचार पूर्णतः भिन्न था। फूलों वाली परियों की नस्ल थोड़ी खास होती है। वे बहुत नाजुक होती हैं और उन्हें जीवन से भरपूर जगहों पर रहना चाहिए, अन्यथा उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा, मैनेजर ने समझाया। वांग टेंग ने आत्मज्ञान में सिर हिलाया। देखो, वे वहां हैं। मैनेजर ने आगे एक छोटे लकड़ी के घर की ओर इशारा किया। बगीचे में घूमने के बाद वांग टेंग ने एक छोटा लकड़ी का घर देखा। फिर वह मैनेजर के मार्गदर्शन में उस ओर चल पड़ा। मैनेजर ने चाबियों का गुच्छा निकाला और दरवाजा खोला। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, कुछ लड़कियां जो बटेरों जैसी दिख रही थीं, कोने में सिमट गईं और भयभीत निगाहों से उनकी ओर देखने लगीं। इन लड़कियों ने बहुत ही खुले कपड़े पहने हुए थे। उनके कपड़े ऐसे लग रहे थे जैसे पत्तों से बुने गए हों। उनकी भौहों के बीच पंखुड़ियों जैसे निशान थे और वे अवास्तविक लग रहे थे। वांग टेंग को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि वह एक शैतान राजा है और ये 10 पुष्प परियां छोटी राजकुमारियां हैं जो उसके बुरे चंगुल में फंस गई हैं। पौराणिक शैतान राजा और 10 छोटी राजकुमारियां। क्या तुमने इन पुष्प परियों को कहीं से पकड़ा है? वांग टेंग ने पूछा। सर, हमारे जैसे गुलाम व्यापारी गुलामों को नहीं पकड़ते। हम तो सिर्फ खरीदते और बेचते हैं, मैनेजर ने ठहाका लगाया। कितना? वांग टेंग सीधे मुद्दे पर आ गया। 10,000 यूसी के लिए एक पुष्प परी। 10,000 यूसी। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह इसे वहन नहीं कर सकता था। अंतर बहुत बड़ा था। सबसे महंगी शेलवुमन की कीमत 1,000 यूसी से शुरू होती है, फिर भी इन पुष्प परियों की कीमत 10,000 यूसी प्रति है। सर, फूलों वाली परियां थोड़ी ज्यादा महंगी हैं, लेकिन वे काफी काम की हैं। अगर आप उन्हें ग्रहीय या आकाशीय मंच पर ले जा सकें तो वे कम से कम सैकड़ों मिलियन यूसी प्राप्त कर सकती हैं, प्रबंधक ने बताया। अगर मैंने नहीं देखा होता कि आप कितने उदार हैं, तो मैं उन्हें आपके लिए अनुशंसित नहीं करता। वांग टेंग, आप उन्हें खरीद सकते हैं। 10,000 यूसी को महंगा नहीं माना जाता है। आप इन फूलों की परियों का पालन पोषण कर सकते हैं और भविष्य में उनका मूल्य बढ़ जाएगा, राउंड बॉल ने कहा। वांग टेंग ने सिर हिलाया। मैं उन सभी 10 को ले लूंगा। ठीक है। मैनेजर बहुत खुश था। उसने शुरू में सोचा था कि वांग टेंग इस बारे में बहुत सोचेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी कोई फैसला ले लेगा। आज उसकी मुलाकात एक बहुत ही प्रतिष्ठित ग्राहक से हुई। परियां ये जानकर डर गईं कि इस मानव युवक ने उन्हें खरीदा है। वे डर के मारे एक साथ सिकुड़ गईं। ये किसी को भी दोषी महसूस कराने के लिए पर्याप्त था। हालांकि वांग टेंग ने उनसे कुछ नहीं कहा। उनके पास उन्हें पालने के लिए पर्याप्त समय था। टेंग के पास 10 पुष्प परियों को खरीदने का अपना कारण था। उसे सिर्फ उनकी सुंदरता में दिलचस्पी नहीं थी, मुख्य कारण उनकी उपयोगिता थी। उसे अपने लिए आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उगाने के लिए इन पुष्प परियों की जरूरत थी। फ्लेमिंग रिवर वर्ल्ड से बाहर आने के बाद उन्होंने अपना अंतरिक्ष खंड विकसित करने का निर्णय लिया।
वह अभी भी ब्रह्मांड चरण से कुछ दूरी पर था, इसलिए वह अपने अंतरिक्ष खंड को बदलने के लिए मूल की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। हालांकि वह इसे फिर से बनाने के लिए कुछ अन्य तरीकों का उपयोग कर सकता था। यह अफसोस की बात है कि इस विशाल स्थान का उपयोग केवल सामान रखने के लिए किया जाता था। उसे इसका उचित उपयोग करना चाहिए। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि उसे अपने अंतरिक्ष खंड को कैसे बदलना चाहिए, लेकिन इन पुष्प परियों को देखने के बाद उसे एक स्पष्ट योजना मिल गई। उसके दिमाग में कुछ विचार आए। वांग टेंग उत्साहित था, वह वापस जाते ही अपने विचार को अमल में लाएगा। वांग टेंग ने इन पुष्प परियों पर 10 लाख यूसी खर्च किए। गुलाम बाजार के प्रबंधक और भी अधिक उत्साहित हो गए। इस व्यक्ति के पास पैसा है और वह उसे खर्च करने को तैयार है। वह मेरा मालिक है। उसके बाद वांग टेंग ने और अधिक दास खरीदे, विशेषकर विशेष योग्यता वाले। उदाहरण के लिए बटलर शैली के दास थे, नौकर शैली के दास थे, वित्तीय रूप से संपन्न दास थे, ऐसे दास थे जो ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष यान चलाना जानते थे। उन सभी ने पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त किया था और वे केवल साधारण दास नहीं थे। बेशक उनकी कीमतें अधिक थीं। वांग टेंग को इससे कोई परेशानी नहीं हुई। वैसे भी उसे ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ा। एड्स बाय पब फ्यूचर। इन गुलामों को खरीदने के लिए उसने 2 मिलियन यूसी से भी कम खर्च किया। यह उसकी खर्च करने की क्षमता का अपमान था। चलो अब पहरेदारों को देखते हैं। मुझे गृह स्तर वाले नहीं चाहिए। कृपया मुझे आकाशीय स्तर के गुलामों के पास ले चलो, वांग टेंग ने कहा। फिर उसने कुछ सोचा और कहा, अगर वे शक्तिशाली कुलों या जातियों से आते हैं तो ये बेहतर होगा। कोई बात नहीं। मैनेजर को वांग टेंग की जेब पर शक नहीं हुआ। जब उसने सुना कि वांग टेंग गार्ड खरीदना चाहता है तो वह बहुत खुश हुआ। वह जल्दी से उसे दूसरे जोन में ले गया। पैसा होना अच्छी बात है, एन लैन ने ईर्ष्या से कहा। आपकी हैसियत को देखते हुए आपको गुलाम खरीदने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? वांग टेंग ने पूछा। मैं तुम्हारी तरह खर्च करने की हिम्मत नहीं करता। मेरे कई लोग जीवित रहने के लिए मुझ पर निर्भर हैं। एन लैन ने अपना सिर हिलाया। वांग टेंग ने सिर हिलाया। वह कुछ देर तक सोचता रहा और चुप रहा। इस समय मैनेजर रुक गया। वांग टेंग ने अपना सिर उठाया। उसने देखा कि उसके सामने चौक में कई शक्तिशाली आभा वाले व्यक्ति खड़े थे। वे सभी अपनी ताकत का परिचय देते हुए लोगों को अपनी ताकत दिखा रहे थे। वांग टेंग ने दासों को देखा और इन मार्शल योद्धाओं की सभी क्षमताओं को जान लिया। उनमें से ज्यादातर लोग दिव्य मंच के तीसरे और चौथे स्तर पर थे। छठे और सातवें स्तर पर लगभग 30 लोग थे। 8वें और 9वें स्तर पर लगभग 17 लोग थे। लेकिन यह आश्चर्यजनक था। पृथ्वी पर ग्रह स्तर के मार्शल योद्धा एक शक्तिशाली उपस्थिति थे, आकाशीय स्तर के मार्शल योद्धाओं की तो बात ही छोड़िए। फिर भी यहाँ आकाशीय स्तर के मार्शल योद्धा गुलाम थे। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। मिस्टर, ये गुलाम ग्रह टेक्को से हैं। समान रैंक के मार्शल योद्धाओं की तुलना में उनकी क्षमताएं औसत से ऊपर है, मैनेजर ने परिचय दिया। वांग टेंग ने अपनी आवश्यकताएं बताते हुए कहा, मुझे अच्छी प्रतिभा वाले दास चाहिए। वह जानता था कि गुलामों के बाजार में प्रबंधकों द्वारा यही चाल चली जाती है। अगर वह कुछ नहीं कहता तो गुलामों के बाजार में लोग अपना सबसे अच्छा माल नहीं लाते। बाहर जो सामान था वह सब सामान्य था। एड्स बाय पब फ्यूचर। कोई बात नहीं। मैनेजर ने थोड़ी देर झिझकने के बाद सिर हिलाया। उसे वांग टेंग की क्रय क्षमता पर पूरा भरोसा था। आकाशीय अवस्था के दासों की कीमत ग्रहीय शिष्यों की तुलना में कई गुना अधिक थी। अच्छी प्रतिभा वाले दासों की तो बात ही छोड़िए। हालांकि उसे लगा कि वांग टेंग उन्हें खरीद सकता है। वांग टेंग ने उन्हें यह विश्वास दिलाया। कुछ ही मिनटों के बाद कोई व्यक्ति प्लेनेट टेक्को के मूल निवासियों का एक और समूह लेकर आया। ये बताना आसान था कि इन लोगों में ज्यादा प्रतिभा थी। उनके दृष्टिकोण अलग अलग थे। एक सामान्य व्यक्ति और एक प्रतिभा की आभा अलग अलग थी। वांग टेंग को पता था कि मैनेजर उसे धोखा नहीं दे रहा था। मैनेजर ने कहा, प्लेनेट टेक्को के इन मूल निवासियों में सम्राट स्तर या उससे भी ऊपर की प्रतिभा है। अच्छा। तीसरे स्तर के आकाशीय चरण में एक ग्रह टेक्को मार्शल योद्धा की कीमत 120,000 यूसी है। चौथे स्तर के आकाशीय चरण के लिए यह 150,000 यूसी होगा और 9वें स्तर के आकाशीय चरण के लिए ये 300,000 यूसी होगा। प्रबंधक ने कीमत सूचीबद्ध की। 9वें स्तर के दिव्य चरण मार्शल योद्धा की कीमत 300,000 यूसी थी। ईमानदारी से कहें तो वांग टेंग को लगा कि कीमत ज्यादा नहीं थी।
ये 9वें स्तर का दिव्य चरण मार्शल योद्धा था। उसे केवल 300,000 यूसी में कैसे बेचा जा सकता था? यह अविश्वसनीय था। मुझे ग्रह टेक्को से 50 गुलाम दो, चौथे स्तर के आकाशीय चरण से 30, 7वें स्तर से 10 और 9वें स्तर से 10। वांग टेंग ने सिर हिलाया। इनकी लागत केवल 10 मिलियन होगी। हाँ, केवल। वांग टेंग को लगा कि वे बेहद सस्ते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने $10 मिलियन में 50 दिव्य स्तर के दास खरीदे। यह एक सार्थक सौदा था। बेशक सिर्फ वांग टेंग ही इस तरह से पैसे फेंकने की हिम्मत कर सकता था। सामान्य मार्शल योद्धाओं के पास इतनी दौलत नहीं होती। वे अपना सारा पैसा अपने लिए संसाधन खरीदने में खर्च कर देते थे। गुलाम खरीदने से बेहतर था कि वे अपनी योग्यताएं बढ़ाएं। एक ब्रह्मांडीय स्तर का योद्धा इन 50 दिव्य स्तर के योद्धाओं को मिटा सकता है। गुलाम खरीदना पैसे की बर्बादी थी। एट नोबल बनेट एट। ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं के लिए आकाश स्तर के मार्शल योद्धा बेकार थे। केवल वांग टेंग जैसा अमीर आदमी ही गुलाम खरीदने के लिए इतना पैसा खर्च करने को तैयार होगा। बेशक कुछ बड़े और शक्तिशाली परिवारों को भी दासों की आवश्यकता होती थी। आखिरकार कोई व्यक्ति बहुत गरीब नहीं दिख सकता था। परिवार में युवा पीढ़ी की रक्षा के लिए भी दासों की आवश्यकता थी। वांग टेंग ने कहा, आइए दूसरों को भी देखें। ठीक है, कृपया मेरे पीछे आइए, मैनेजर ने जल्दी से चापलूसी भरे लहजे में जवाब दिया। ये ग्राहक इतना निर्णायक था कि वह घुटनों के बल बैठकर उसकी चाटुकारिता करना चाहता था। ऐसे ग्राहक बहुत कम होते हैं। उसे उसका उचित तरीके से ख्याल रखना चाहिए। वांग टेंग ने 250 और दिव्य चरण के मार्शल योद्धा खरीदे और अब उसके पास कुल 300 दिव्य चरण के दास थे। उसने 40 मिलियन यूसी से भी कम खर्च किया। क्या आपके पास ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा हैं? वांग टेंग ने सभी दिव्य मंच के मार्शल योद्धाओं को खरीदने के बाद क्षेत्र का दौरा किया। कुछ हिचकिचाहट के बाद उसने प्रबंधक से यह सवाल पूछा। ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा। मैनेजर को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। ये ग्राहक साहसी था। क्या वह कॉस्मोस स्टेज मार्शल योद्धा भी खरीदने की योजना बना रहा था? धनवान होना ही उनके वर्णन के लिए पर्याप्त नहीं था। श्रीमान, एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा की कीमत कम से कम कुछ 100 मिलियन होती है, प्रबंधक ने उसे धीरे से याद दिलाया। क्या आपको लगता है कि मैं इसे वहन नहीं कर सकता? वांग टेंग ने उसे गौर से देखा। बिल्कुल नहीं, आप इसे जरूर खरीद सकते हैं। चलो मैं आपको यहाँ ले आता हूँ। मैनेजर को वांग टेंग की नजर देखकर झटका लगा। उसकी सहज बुद्धि ने उसे बताया कि उसे इस ग्राहक पर विश्वास करना चाहिए। अगर नहीं तो उसे पछताना पड़ेगा। कॉस्मोस स्टेज गुलाम यहाँ गुलामों का सबसे उच्च स्तर थे। उन्हें बाहर नहीं रखा जाता था बल्कि उन्हें विशेष क्षेत्रों में बंद कर दिया जाता था। मैनेजर वांग टेंग को एक ऐसी इमारत में ले गया जो कुश्ती के मैदान जैसी दिख रही थी। वांग टेंग ने यहाँ ब्रह्मांड मंच के गुलामों को देखा। धमाका। 2 ब्रह्मांड मंच दास अखाड़े में लड़ रहे थे। हवा में विस्फोटों की गूंज सुनाई दे रही थी। यह क्या है? वांग टेंग ने आश्चर्य से कहा। टेंग हैरान रह गया क्योंकि दृश्य उसकी उम्मीदों से परे था। ये 2 ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा अखाड़े में लड़ रहे थे। बल के विस्फोट हवा में गूंज रहे थे, प्रभाव तरंगे इमारत के माध्यम से बह रही थीं। उनमें से एक 3 आंखों वाली एक मार्शल योद्धा थी जो 3 आंखों वाली जाति से थी। दूसरी के बाल हरे थे और वह एक खूबसूरत महिला मार्शल योद्धा थी। वह एक दिव्य आत्मा गुरु भी थी। वह एक आध्यात्मिक हथियार को नियंत्रित कर रही थी और इसका इस्तेमाल 3 आंखों वाले ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा से लड़ने के लिए करती थी। वांग टेंग ये बता सकता था कि ये दोनों ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा दोनों शक्तिशाली थे। इसके अलावा उन्होंने अनुमान लगाया कि वे गुलाम थे। शीर्ष पर बैठे लोग इस लड़ाई को देख रहे थे। उनके साथ अन्य प्रबंधक भी थे जो विभिन्न ग्राहकों को समझा रहे थे। मैनेजर ने वांग टेंग के हैरान चेहरे को देखकर मुस्कुराया। वे ब्रह्मांड के मंच के गुलाम हैं। वे इसलिए लड़ रहे हैं ताकि खरीदार उनकी ताकत का सही अंदाजा लगा सके। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? वांग टेंग ने पूछा। ईमानदारी से कहूं तो वह हैरान था। गुलाम बाजार में ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धाओं को माल की तरह माना जाता था। ये लड़ाई सिर्फ उनकी ताकत दिखाने का एक तरीका था। वह इन गुलामों के लिए नहीं बोल रहा था। उसे बस लगा कि यह अनुचित है। आखिरकार वे ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा थे। श्रीमान, वे तो बस गुलाम हैं, मैनेजर ने उदासीनता से मुस्कुराया। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। वह बहुत ज्यादा सोच रहा था।
जैसा कि दूसरे पक्ष ने कहा, वे सिर्फ गुलाम थे। चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनकी स्थिति नहीं बदली जा सकती। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने पूछा, ये दास कहाँ से आए? आकाशीय चरण के दासों की तुलना ब्रह्मांड चरण के दासों से नहीं की जा सकती थी। आकाशीय चरण के मार्शल योद्धाओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता था, लेकिन ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धाओं को तैयार करना इतना आसान नहीं था। बड़ी संख्या में संसाधनों की आवश्यकता के अलावा एक निश्चित स्तर की प्रतिभा और अवसरों की भी आवश्यकता होती है। ये तीनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। मैनेजर ने कहा, चिंता मत करो, उनकी पृष्ठभूमि में कोई समस्या नहीं है। वांग टेंग ने उनकी बात पर यकीन किया। गुलामों का बाजार काफी समय से चल रहा था और उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। वे सबसे क्रूर व्यवसाय कर रहे थे, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा खराब नहीं थी। ये व्यंग्यात्मक था। क्या वे भी यहाँ गुलाम खरीदने आए हैं? वांग टेंग ने एक तरफ मुड़कर पूछा। हाँ, दूसरे पक्ष की नजर इन दोनों गुलामों पर पड़ी होगी और अब वह उनकी योग्यता का परीक्षण कर रहा होगा, मैनेजर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। वांग टेंग ने कहा, आपकी सेवा पूरी तरह से उत्तम है। मैनेजर ने कहा, हमारा मुख्य सिद्धांत अपने ग्राहकों को संतुष्ट करना है। आखिरकार हमारे ग्राहक ही हमारे भगवान हैं। ये ब्रह्मांड में इस्तेमाल किया जाने वाला एक आम मुहावरा था। दिव्य आत्मा गुरु की कीमत कितनी है? वांग टेंग ने दिलचस्पी से पूछा। वह दास बाजार के बारे में अधिक से अधिक उत्सुक होता जा रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वहां बिक्री के लिए एक दिव्य आत्मा गुरु होगा। इसके अलावा वह ब्रह्मांड मंच पर थी। वह ज्यादा महंगी है। उसकी कीमत 25 बिलियन है। मैनेजर ने जवाब दिया। 25 बिलियन? वांग टेंग दंग रह गया। सच में, ये कीमत अप्रत्याशित थी। मैनेजर ने उसे बताया कि ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं की कीमत कुछ अरबों में होती है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस दिव्य आत्मा मास्टर की कीमत इतनी अधिक होगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये सिर्फ कुछ अरब नहीं था, यह उससे कहीं ज्यादा था। एट नोबल बनेट एट। दिव्य आत्मा वाले गुरु दुर्लभ हैं। उसकी सुंदरता को देखो। ब्रह्मांड में उसके जैसी शक्ल और ताकत वाले किसी व्यक्ति का मिलना दुर्लभ है, मैनेजर ने एक अस्पष्ट मुस्कान के साथ नर्म आवाज में समझाया। वांग टेंग तुरंत समझ गया। यह एक दिव्य आत्मा गुरु और एक सुंदरी थी। कौन उसे पसंद नहीं करेगा? यहाँ तक कि वह भी थोड़ा भावुक हो गया था। नीचे की लड़ाई खत्म हो गई। 3 आंखों वाला मार्शल योद्धा कमजोर नहीं था, लेकिन वह दिव्य आत्मा मास्टर का मुकाबला नहीं कर सकता था। जल्द ही वह नुकसान में आ गया और गलती करने के बाद उसे पीछे फेंक दिया गया। वह जमीन पर जोर से पटक दिया, लेकिन चोट जानलेवा नहीं थी। दोनों ही पक्ष अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। दिव्य आत्मा गुरु अपने प्रतिद्वंद्वी को नहीं मारेगी। दिव्य आत्मा गुरु बुरे नहीं है, एनलेन ने टिप्पणी की। उसकी नजर तेज हो गई। बेशक ये दिव्य आत्मा स्वामी इस बैच में शीर्ष स्तर का दास है, प्रबंधक ने कहा। यह अफसोस की बात है कि कोई उसे खरीद रहा है। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। मैनेजर ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। इस ग्राहक ने जब इस गुलाम की कीमत सुनी तो उसकी पलक तक नहीं झपकाए। उसे तो उसमें दिलचस्पी भी दिखी। मिस्टर, क्या आप उसे खरीदना चाहते हैं? हाँ, हालांकि ऐसा लगता है कि किसी और ने उसे पहले ही खरीद लिया है। शायद नहीं, मैनेजर ने रहस्यमयी मुस्कान दी और कहा, मेरा इंतजार करो। ओह, वांग टेंग ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। उसने सिर हिलाया। मैनेजर एक तरफ चला गया और अपनी कलाई घड़ी पर हाथ फेरने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह किसी से संपर्क कर रहा है। कुछ देर बाद वह मुड़ा और वांग टेंग से बोला, मिस्टर, मैं आपको देखने के लिए ले चलता हूं। वांग टेंग ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसने सिर हिलाया और मैनेजर के पीछे चल दिया। वे एक सीढ़ी पर पहुंचे जो पूरी तरह से भूमिगत थी। ये थोड़ा डरावना और भयावह लगा। मेरे पीछे आओ। मैनेजर सीढ़ियों से नीचे चला गया।